हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांशु रंजन। आज मैं आप लोग के साथ न्यू पॉडकास्ट लेके आया हूँ। आज मैं इनवाइट किया हूँ सीएमए ऋषभ चौधरी। इन्होंने इंटर लेवल पे भी रैंक लाए हैं एंड फाइनल लेवल पे भी रैंक लाए हैं। तो वेलकम ऋषभ हमारे चैनल फाइनेंस करियर पे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आप बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं, कैसे आप सीए में जर्नी शुरू किए, सारा चीज। थैंक यू भाई। आई विल बी इंडेटेड। मैं फाइनेंस करियर को फाइनली एक इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, जो कि अभी बहुत ही बढ़िया ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। और जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि दिव्यांशु और मैं, हम लोग दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। राइट। तो बेसिकली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा हूँ। मेरी सारी पढ़ाई एंड ऑल, सारी स्कूलिंग, एवरीथिंग, मेरी सीएमए की पढ़ाई सब कुछ कैलकाटा से कंप्लीट हुई है। और उसके बाद में मैं अभी पिछले 1 डेढ़ साल से जॉब करने के लिए बाहर हूँ। तो थोड़ा सीएमए जर्नी के बारे में जान लेते हैं। जैसा फाइनेंस करियर अभी चाहता है कि हम सब बातें करें उस पर। तो अभी क्या है कि सीएमए, सीए, सीएस, ये प्रोफेशनल डिग्रीज में शुरुआती दौर पे मेरा आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। मैं हमेशा से बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा। तो कुछ लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप अपना ग्रेजुएशन कर लो, मास्टर्स कर लो, और आपको जाना चाहिए किसी गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। उसमें सबसे प्राइम कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप जुडिशरी सर्विसेज के लिए ट्राई कर लो, बट ओके। मीनवाइल आपको बीच में एक एलएलबी की डिग्री ले लेनी चाहिए। हाँ। तो तब तक मुझे सीए के बारे में तो हमारे दोस्तों में बहुत बातचीत होती थी, तो तब तक मुझे उतना सीएमए के बारे में पता नहीं था। ओके। बट मैं थैंकफुल हूँ कि एकदम सही टाइम पे मुझे सीएमए डिग्री के बारे में पता चला। तो अच्छा। उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि मैं बीकॉम के क्लासेस ले रहा था कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के अपने टीचर से, और ओके। फॉर्चुनेटली वो कॉस्ट अकाउंटेंट निकले। तो ओ। वो जब पढ़ाते थे सीएमए वाला हाँ। सब्जेक्ट हमारे बीकॉम में, तो हाँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता था, स्टोरी टेलिंग फॉर्म में पढ़ाते थे। तो उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, और जब मैंने इस डिग्री के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की, तो मेरे लिए 3 क्राइटेरिया था जो ये डिग्री बहुत अच्छे से फुलफिल कर रही थी। वो 3 क्राइटेरिया कुछ इस तरह है। पहला है सस्ता, हाँ। दूसरा सुंदर, और हाँ। तीसरा बड़ा ही टिकाऊ। राइट। तो जब ये सस्ता, सुंदर, टिकाऊ का क्राइटेरिया पूरा हुआ, और मैंने ये देखा कि थोड़ा कोर्स को भी देखा मैंने, तब तक मेरा कॉलेज का 1 साल निकल चुका था। एंड ऑफ ओके। कोर्स मेरे जितने भी बैचमेट्स थे कॉलेज में, वो सब या तो सीए या सीएस परस्यू कर ही रहे थे। तो एक पीयर प्रेशर भी था, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो सीएमए की डिग्री के लिए हम स्टार्ट करते हैं। राइट। लेकिन फैमिली हमेशा से ये बोल रही थी कि भाई आप सीए कर लो, सीए कर लो, क्योंकि इस बात पे थोड़ा ये रहता है कि सीए, व्हाई नॉट सीए। तो राइट। एक्चुअली उस टाइम पे मुझे भी अपने पोटेंशियल का पता नहीं था। और दूसरी चीज थी कि मैंने मार्केट में ना बहुत कम सक्सेस रेट देख लिया था मेरे पहचान में, मेरे कॉन्टेक्ट्स। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पता नहीं होगा, नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स मेरे जो बैचमेट्स थे 1 साल से कॉलेज में, वो तो कर ही रहे थे, उनको भी मैं देख ही रहा था। तो फिर मैंने सीएमए ज्वाइन किया। सीएमए फाउंडेशन के लिए मैंने कोई क्लासेस भी नहीं लगवाई। दिसंबर 2018 में मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहले अच्छा। अटेम्प्ट में फाउंडेशन निकल गया। फाउंडेशन में भी ठीक ठाक नंबर आ गए मेरे। उसके बाद में फिर दिसंबर 19 के लिए मैंने अपना निशाना साधा, लक्ष्य साधा इंटर। कि सीएमए इंटर देना है। और इंटर की तैयारी में फुल फ्लेजेड लग गया। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, 1 ग्रुप एट अ टाइम, 2 ग्रुप एट अ टाइम, तो मैं हमेशा सबको यही रेकमेंड करता हूँ, 2 ग्रुप एक साथ दीजिए। बहुत मेहनत लगती है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड डन दैट, कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ट्यूशंस, क्लासेस, अपने पर्सनल काम, और अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को टाइम देना, पढ़ाई को टाइम देना, सब कुछ एक साथ बड़ा ही आराम से पॉसिबल है अगर आप करना चाहते हैं। सही तो बात है। इंटर मेरा दिसंबर 19 में पहला अटेम्प्ट था, उसी में निकला। और विद बड़ों के रैंक। आशीर्वाद, कृपा से मेरा ऑल इंडिया रैंक आ गया। ऑल इंडिया रैंक 27 था उस टाइम पे। बट स्टोरी अभी, उसके अंदर में जो मतलब मेन थ्रिल, मेन क्लाइमैक्स, सारा कुछ बाकी था।
अच्छा। दिसंबर 19 में मैंने इंटर दिया, फरवरी 2020 में इंटर का रिजल्ट आया, रैंक हाँ। वैंक आ गया, बड़े खुश हो गए। एक वीक का ब्रेक लिया, मस्ती की और फिर क्लासेस शुरू कर दी। लेकिन फिर ओके। क्लासेस शुरू करते ही के अंदर फिर मोदी जी जनता कर्फ्यू अनाउंस किए, हाँ। कोविड आ गया था राइट। और अननोइंगली सब कुछ बंद हो गया। हमारे क्लासेस रुक गए 3-4 महीने के लिए। हमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी, जिसे हम हम्म। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बुलाते हैं अपने लिए। तो हम्म। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलना था, वो भी डिले हो गया। और 6-7 महीने के मुशक्कत के बाद में इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से ही मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिला, और वो भी एक गवर्नमेंट पीएसयू में, कौन सा जिसका था? नाम है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। ओके। एनएलसी इंडिया लिमिटेड का हेड ऑफिस तमिलनाडु में नेवेली टाउनशिप में है। मुझे वहां बुलाया गया। वहां से मेरे एक भैया भी साल का एनएलसी, पीरियड था उनका। मेरे भैया भी एनएलसी से ही अच्छा। किए थे ट्रेनिंग। अरे वाह। और वहीं से। तो वहां पर, वाह, ये तो बड़ा ही कोइंसिडेंस हो गया। तो फिर क्या है कि वहां पर ट्रेनिंग की 6 महीने तक, मैं 6 या 7 महीने में वहां पर रहा, बट देन वहां पे कोविड ओके। बहुत राइज पे आ गया था। तो उसके बाद फिर घर वालों ने बोला कि अब आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो है ट्रेनिंग का, वो पूरा हो गया है, क्योंकि हमारे टाइम में तो 6 महीने की मिनिमम ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। एक चीज और बता तो देता हूँ फ्रेंड, कि उस टाइम पे एनएलसी ऐसा कंपनी था जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में सबसे हाईएस्ट पे स्किल दे रहा था। है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही उस बात है। टाइम पे। बिल्कुल। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। और उसके बाद फिर मैं गया वहां पर, 6-7 महीने काम किया। फिर कोविड के कारण फिर मुझे घर वापस आना पड़ा। बट अब तक क्या हुआ कि शेर के मुंह में खून लग चुका था। अच्छा। तो अब जुनून था पैसे कमाने। अगर इंटर क्लियर होने के बाद पैसे मिल सकते हैं, तो फिर फाइनल तक जाना या न जाना एक ही बात है, ऐसा लगने लगा। अच्छा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं 2017 से इनफॉर्मली बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हम्म। हूँ। बट अब इसको फॉर्मली एक नाम दिया जाए, एक जगह दी जाए। तो फिर मैंने हम्म। ज्ञान एकेडमी के नाम से अपना एक कोचिंग सेंटर शुरू किया। ओके। जिस दिन मैंने कोचिंग सेंटर शुरू किया, उस दिन, पहले दिन पे ही, डे वन पे, जो बहुत स्ट्रगल होता है किसी भी कोचिंग सेंटर के लिए, बच्चे कैसे आए, बच्चे कैसे आए। हम्म। बट मेरे पास 20 बच्चों का बेस रेडी था। और वो हम्म। बच्चे क्लासेस 9 से 12 तक, ग्रेजुएशन, बीकॉम ऑनर्स के, और साथ ही साथ सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस अच्छा। डबल ईटी के बच्चे थे। तो हर प्लेटफॉर्म को मैं किसी न किसी तरह थोड़ा बहुत केटर कर रहा था। हम्म। बट मन में एक ही फीलिंग था जो बार बार आ रहा था, कि डिग्री। सीएमए की पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो जा रही है, डिग्री नहीं मिल रहा। तो चाह कर भी मैं उससे दूर रह नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा सोचते हैं जिसमें थोड़ा टाइम मैं अपने लिए निकाल पाऊँ, अपनी पढ़ाई के लिए निकाल पाऊँ। तो कोचिंग सेंटर को फिर मैंने फाइनली 1 साल बच्चों को गाइड करने के बाद फिर फॉर्मली बंद कर दिया। देन मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैंने अपना एक रिटेल प्लेटफॉर्म शुरू किया, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो उसमें क्या था कि टाइमिंग्स थोड़ी फिक्स होती थी, ऐसा मुझे लगता था। हाँ। तो फिर मैंने टाइमिंग्स पे दुकान खोलनी शुरू की, अपना ऑनलाइन केटर करना शुरू किया। और ऑफ अच्छा। टाइमिंग में फिर वहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है सोर्सिंग। अब परचेस राइट। कहाँ से कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कहाँ से कर रहे हैं, तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता था। तो मजा तो बहुत आता है पैसे कमाने में, अपना बिजनेस करने में। बट फिर क्या है कि जब आपको डिग्री चाहिए होती है, तो फिर आपको फिर सब कुछ त्यागना पड़ता है। बैकएंड देन, माइंड में चलते रहता है, डिग्री डिग्री डिग्री। हाँ, तो इसमें मतलब 2-2.5 साल पैसा बीत आदमी चुके थे। वो जो चाहत होता है ना डिग्री लेने का, आदमी पैसा कितना भी कमा ले, बट जब तक वो डिग्री नहीं आता है ना, वो पैसा 0 रुपया हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देन क्या हुआ कि ऐसा ही टर्निंग पॉइंट एक आया कि मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब हो गई। ओके। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने लास्ट टाइम में, जब उन्होंने आखिरी सांसें ली, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि बिजनेस तो तुम कर लोगे, किसी भी तरह से कर लोगे, बट मैं चाहती हूँ कि तुम अपना डिग्री लो, उसकी तैयारी करो। और उसके बाद में फिर एक बार डिग्री मिल जाएगी, तुम पढ़ लिख कर इंसान बन जाओगे, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर लो। उस दिन का दिन था, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के।
पहले डिग्री के लिए तैयारी करनी है। तो उस दिन के बाद से बस मैं डिग्री पे फोकस करता रहा। 5-6 महीने फुल फ्लेजेड अपनी डिग्री की तैयारी के लिए दिए, सीएमए की तैयारी के लिए दिए। और उसके बाद में सिंस देन आई हैव नॉट लुक्ड बैक। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, सिर्फ प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस रहा है। सीएमए का फाइनल का अटेम्प्ट मेरा पहली बार मैंने पहला अटेम्प्ट दिया जून 2023 के टर्म में, जो कि जुलाई में हुआ था। कुछ रीजंस के कारण वो डिले हो गया था। तो वो अटेम्प्ट मेरा पहले बार में निकल गया, मेरा ऑल इंडिया रैंक आ गया। इंटर और में भी उसके रैंक, बाद फाइनल में में भी फिर रैंक। फाइनल में भी रैंक था। इंटर फाइनल में में कितना रैंक था 27, आपका? फाइनल में 24 था। अच्छा। तो मैंने 3 सीढ़ियां और आगे बढ़ा ली, हाँ। 27 से 24 तक का सफर तय हो गया। बट उसके बाद में एक और ट्विस्ट बचा हुआ था कि अब थी प्लेसमेंट्स की बारी। हाँ, तो बॉस, प्लेसमेंट के पहले वो हमारा 12 डेज का प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्लेसमेंट को होता है। थोड़ा उसमें अच्छे से इलैबोरेट करिएगा, जो आपके साथ बिल्कुल हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल। क्योंकि लोग के पास तो रैंक इसमें आ जाते हैं तो लोग क्या बोल सकते हो, वो अंदर आ जाता है कि चलो हमको अच्छा जगह प्लेसमेंट हो जाएगा, कोई ना कोई पीएससी लेके चला जाएगा। राइट, हर बच्चा को सीएमए या सीए वाला को रहता है। चलिए बताइए प्लेसमेंट के बारे में। हाँ, तो ये मिथ जो है कि रैंक आ जाएगा और प्लेसमेंट अच्छे जगह हो ही जाएगा, ये सारा मिथ मैं तोड़ देता हूँ अगले कुछ 2-5 मिनट में। क्योंकि मेरा इंटर फाइनल फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में था, दोनों में रैंक था। मेरा इंटर्नशिप भी वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग ऑर्गेनाइजेशन से था, जो कि एक पीएसयू था, नवरत्ना पीएसयू। और उसके बाद में जब मैं प्लेसमेंट के लिए बैठा तो मेरे बैच में शायद 110 बच्चे थे पीपीओपी में। और ऑलमोस्ट हम सब एक दूसरे को जानते थे। उसमें कई सारे रैंकर्स बैठे थे, कई सारे फर्स्ट अटेम्प्टर्स थे और रिपीटर्स भी थे जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो उनके बीच में कंपटीशन तो टफ था, बट मैंने पूरी तैयारी की थी। उस टाइम हमारे टर्म पे आया था एक पीएसयू, महारत्ना पीएसयू आया था, गेल इंडिया। पूरी तैयारी की थी मैंने उसके लिए। अभी आप अगर आज मुझे 2023 में हमारा प्लेसमेंट्स का तैयारी हुआ था और प्लेसमेंट्स हुए थे, और आज भी अगर आप गेल इंडिया का हेड ऑफिस का रजिस्टर्ड एड्रेस पूछेंगे तो मुझे मुंह जुबानी याद है, वो मैं आपको अभी तुरंत बता सकता हूँ। तो 16 बीकाजी कामा पैलेस, आर के पुरम, दिल्ली 110066। तो इस लेवल की तैयारी हुई थी हमारी। तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट तो था कि मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जब रिजल्ट्स आए तो पीएसयू में क्या होता है, देखिए प्लेसमेंट के बारे में आप सबको पता होगा कि 3 दिन का प्रोसेस होता है। 3 दिन के प्रोसेस में डे 1 में टॉप टियर कंपनीज आती है जो 12 लाख के या फिर उससे ऊपर, जनरली एक क्राइटेरिया मान लेते हैं 10 लाख के ऊपर सारी कंपनीज पैकेज देती हैं। जनरली आईटीसी के कुछ डिवीजन आएंगे, वेदांता लिमिटेड आएगी और एक दो पीएसयू आते हैं। डे 2 पर क्या होता है कि हाँ, एल ये सब भी आ जाता है कभी कभी। और डे 2 पे क्या होता है कि डे 2 पे यही पैकेज जो है वो 8 से 10 के बीच में आ जाता है। कंपनीज टॉप टियर नहीं होती है, टियर बी कंपनीज हो जाती है। और डे 3 पे तो पूरा वॉक इन ड्राइव है, वो आपको 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जितने पे भी हायर करना चाहे साल के, उतने पे हायर कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट है, इंटरव्यू में परफॉर्म कीजिए और सिलेक्शन मिल लीजिए। तो डे 1 पे मेरी सारी कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, लेकिन हमारा टारगेट तो पीएसयू था। और तैयारी पूरी जोर शोर से की थी उसकी। सोचा ही नहीं था कि कभी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हुआ क्या कि कोई भी रैंक दोनों लेवल पर आएगा तो मान ही लेगा कि मेरे को हो जाएगा, कितना भी पूछेगा। हाँ, तो ये सर पे चढ़ गया था हमारे भी ये बात। बाद में रियलाइजेशन आती है कि ऐसा नहीं था। तो गेल का इंटरव्यू मैंने दिया और बाकी सारे कंपनीज के एचआर के कॉल्स इग्नोर कर दिए। उन्होंने पकड़ लिया कि भाई इंटरव्यू में बैठो, तो नहीं गया। और ये सब करने के बाद में पीएसयू उसका क्या आदत होता है कि प्लेसमेंट में डे 1 पे वो सबसे लास्ट में रिजल्ट्स देते हैं, जब सारी कंपनीज चली जाती है 5-5:30 बजे शाम को। तो उस टाइम तक सारे कंपनीज चली गई, वैकेंसीज अपनी उन्होंने फिल कर ली और हमारा रिजल्ट आया तो हमारा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था। बट मैं डिससेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन 200% था उसके लिए। और मुझे पता था कि मैं एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। हो सकता है होगा, हो सकता है नहीं होगा, बट कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस था कि भाई नहीं, हो जाना चाहिए था, होने जाना चाहिए था। तो उस रात
तो भाई नींद नहीं आई। फिर डे 2 पे फिर वही मुशक्कत, इस बार मुशक्कत एक्सपीरियंस वालों के साथ थी, पहले दिन रिजेक्ट हुए लोगों के साथ थी, और फिर खुद का तो एक स्ट्रगल था ही कि डे 1 पे नहीं हुआ तो डे 2 पे तो अब क्या ही बचे, क्योंकि डे 2 से सारा माहौल चेंज हो जाता है। कंपनीज क्या करती हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जॉब ऑफर कर देती है क्या? कि अगर किसी कंपनी में 3 वैकेंसी है और उसके लिए 50 कैंडिडेट लाइन में है, पहले 10 कैंडिडेट का इंटरव्यू में समझ में आ गया कि हाँ 3 कैंडिडेट अच्छे मिल गए, तो बाकी 40 को मौका ही नहीं दिया जाता, ओह, पहले ही वैकेंसीज फिल हो जाती। अच्छा। तो इसमें इश्यूज थे प्रोसेस के अंदर में। फिर क्या हुआ कि एक कंपनी आई, उसने एक्सपीरियंस बेसिस पर ही रिक्रूट करना था सबको, तो फिर उन्होंने देखा कि कैंडिडेट बहुत कम हो गए। जिनको शॉर्टलिस्ट किया था वो डे 1 पे कुछ लोग सिलेक्ट हो गए और डे 2 पे कुछ लोगों ने दूसरी कंपनीज में सिलेक्शन ले लिया। तो उन लोगों ने ओपन टू ऑल किया, तो ओपन टू ऑल किया तो वहां पर तो भाई हम तैयारी बैठे थे जॉब लेने के लिए। हाँ। तो पूरा वहां पर तबाही मचाकर जीडी निकल गया, पीआई निकल गया, 2 राउंड निकल गए। और उसके बाद में फिर एक और कंपनी से ऑफर लेने के लिए मुशक्कत हुई, जेनपैक्ट। तो जेनपैक्ट के इंटरव्यू में बैठे तो डे 1 पे, लेकिन किसी ने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया डे 2 पे। अच्छा। फिर डे 3 पे कुछ राउंड्स और हुए उन्हीं कंपनीज के, और डे 3 पे होने के बाद में फाइनली वो जो कंपनी थी दूसरी वाली, उनका ऑफर आने से पहले मेरे हाथ में जेनपैक्ट का ऑफर आ गया था। बट प्रॉब्लम ये हुई कि जेनपैक्ट ने बोला कि हम 6-7 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग करवाएंगे, जितने लोगों को सिलेक्ट किया। बाप रे। तो अब घर पर बैठा कर तो कोई पैसे देगा नहीं। तो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस, जिन लोगों का सिलेक्शन डे 1 पे नहीं हुआ था, कि हमें 6-7 महीने का टाइम मिल गया बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। तो जितना मिसकंसेप्शन था कि भाई रैंक आ जाता है, ये आ जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है तो पीएसयू मिल जाएगा, अच्छा नौकरी मिल जाएगा, ये सारा मिसकंसेप्शन टूट गया था। तो तो ऐसा आपको क्या कोई भी लगता भ्रम है कि कोई भी कैंडिडेट ना पीएसयू रखे। पीएसयू आपको प्रेफरेंस नहीं दिया है, आपका रैंक रहते भर में, आपका प्रेशर अच्छा रहते भर में, आपको क्या रीजन लगता है आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करने का? कि पीएसयू रिजर्व तो मेरा कैटेगरी में कुछ भी जाता है? राइट, तो अब इस पे क्या है कि मेरा एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, मैंने अपने टर्म से ही एनालिसिस शुरू कर दिया था, और उसके बाद से कई सारे बच्चों को भी यही गाइडेंस दिया कि पीएसयूज में क्या होता है कि जब सपोज 2 पीएसयू आ रहे हैं, एक है ए एक है बी, तो पीएसयू जब ए पीएसयू आ रहा है तो वो क्या करता है, अपना नोटिफिकेशन निकालता है, उसमें क्राइटेरिया लिख देता है, बट क्राइटेरिया लिखने के बाद या तो नंबर ऑफ सीट्स वो लिखता नहीं, राइट, और या फिर नंबर ऑफ सीट्स अगर लिखता है तो टोटल लिखता है, उसमें ब्रेकअप नहीं बताता कि अनरिजर्व के लिए इतना है, एससी के लिए इतना है, एसटी के लिए। ये कैटेगरी ए पीएसयू है। और दूसरे हो गए कैटेगरी बी में मैं जिनको डालता हूँ कि वो डिटेल में बता देते हैं कि हमारा ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये रिक्वायरमेंट है, और नंबर ऑफ पोस्ट का ब्रेकअप बताते हैं कि अनरिजर्व के लिए इतना है, रिजर्व के लिए इतना है, रिजर्व में एसटी इतना है, एसटी इतना है, ऐसे। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस अपना वैकेंसीज का ब्रेकअप नहीं बताते हैं या फिर वैकेंसी का नंबर पोस्ट नहीं करते हैं अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में, वो आते हैं जनरली रिजर्वेशन को लेने के लिए। क्यों? उसका एक बहुत अच्छा रीजन है कि बाहर जब एग्जाम कंडक्ट होता है, कोई भी पीएसयू जब हायर करती है तो वो अपना बाहर एग्जाम करवाती है, और बाहर में रिजर्वेशन की जो सीट्स होते हैं वो भर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। राइट। तो अब उससे क्या होता है कि इनकी बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं। और कुछ टाइम पहले तक पीएसयूज के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन था कि वो डायरेक्ट ऑन कैंपस हायरिंग कर नहीं सकते एज पर वन ऑफ द कोर्ट जजमेंट्स। तो अब वो रिस्ट्रिक्शन हट गया, और उसके बाद में ये धीरे धीरे जब से आना शुरू किए, तो इनको यहाँ पर क्या होता है कि एक तो बच्चे कैटेगरी वाले भी मिल जाते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा ही जो कैटेगरी का हो, प्लस वो क्वालिफाइड बंदा है, प्रोफेशनल एग्जाम निकाल के आ रहा है, पूरा मेहनत करके आ रहा है, और प्लस ही इज अ परफेक्ट फिट फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई कर रहा है, रिजर्वेशन भी है, क्वालिफाइड भी। और ये सबको पता होता है कि फ्रेशर्स को किसी भी तरह से मोल्ड किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि इंस्टीट्यूट में आगे हायरिंग करने से इनकी वैकेंसीज फिल हो जाती है, बैकलॉग्स जो क्रिएटेड रहते हैं बाहर से वो पूरे हो जाते हैं, और इनको अच्छे कैंडिडेट मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा, और हमारा तो कोई रिजर्वेशन और आपको हमें तो गेल में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था? क्योंकि गेल जो है बाहर से वैकेंसी लाती है सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट के लिए,
उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं 1 साल का। हाँ, तो एक्चुअली गेल में क्या है कि मैं सवाल को थोड़ा रीफ्रेम करना चाहूंगा, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अच्छा। कोई फील्ड छोड़ा नहीं गया था। उनके एनुअल रिपोर्ट से लेकर 15 मिनट पहले जो शेयर प्राइस चल रहा था उस तक पूछता था। ओ। और उसके अंदर में जब किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पैनल बैठता है आपका इंटरव्यू लेने के लिए पीएसयू का, तो उसके अंदर में क्या होता है कि एक तो उनका सीनियर लेवल, कोई बहुत सीनियर लेवल डायरेक्टर लेवल का बंदा बैठेगा, सीएमडी या डायरेक्टर फाइनेंस ऐसा कुछ। राइट। तो हमारे टाइम जब गेल का इंटरव्यू हुआ तो 5 या 6 लोगों का पैनल था। उसमें एक बिहेवियर एनालिसिस के लिए एचआर से एक जन बैठे थे। उनके कॉस्ट ऑडिटर आए थे आई गेस, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट से उन्होंने बहुत ज्यादा सवाल पूछे थे मेरे से और ओके। स्टैंडर्ड से भी। देन उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कोई आया था शायद, सीनियर लेवल ऑफिसर, क्योंकि मुझे इंड एस से भी सवाल पूछे गए थे। उसके बाद में फिर एक उनके सीएमडी या कोई होंगे, मुझे ठीक से मैं उस टाइम रिकॉल नहीं कर पा रहा था कि वो कौन थे। बट ही वाज यूपीएससी, वो सिविल सर्विसेज का पार्ट थे। तो सिविल सर्विसेज वाले शायद आईआरएस थे मे बी। तो उन्होंने भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने तो ओवरऑल क्वेश्चंस पूछे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पूछा, कुछ 1-2 क्वेश्चंस लॉ से पूछ लिए, कुछ एचआर से पूछ लिए। जनरली एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि हम आपको रिलोकेट करेंगे, तो उससे आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये रिलोकेशन पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था। एंड उसके बाद में एक और ऑफिसर थे, उन्होंने कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछ लिए थे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद फिर आप क्यों पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये सब जनरल लेवल क्वेश्चंस थे, तो कोई फील्ड छूटा नहीं था। 22-25 मिनट चला था मेरा इंटरव्यू आई गेस। तो उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ पूछ लिया गया था मेरे से। बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली जब रिजल्ट आया तो उन्होंने एक एससी कैंडिडेट लिया और 2 ओबीसी कैंडिडेट्स लिए थे। तो नेवर माइंड, तो प्लेसमेंट ये तो है। मैटर ये करता है इश्यूज कि आपका रैंक आ गया तो जरूरी नहीं है कि आपको पीएसयू में जाएगा। जो सीएमए में मिथ है कि आप रैंक ले आएगा तो तुमको पीएसयू लेके चला जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। करेक्ट करेक्ट, एकदम सही बात है। तो ये सारे मिथ मेरे, मैं तो लाइव एग्जांपल हूँ, मैंने तो सब देख लिया ये बात तो कि है। सारे मिथ्स टूट चुके हैं। तो तो ये एक चीज था। और सीएमए के बाकी बारे में तो फिर बताइए कि सीएमए क्यों करना चाहिए। जो हमारे पास वो भी कैंडिडेट हैं जो बीकॉम करके बैठे हुए हैं, एमकॉम करके बैठे हुए हैं, एंड दे रेगुलरली आस्किंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन द पीएसयू सेक्टर। पीएसयू सेक्टर जो वैकेंसी लाती है, मोस्ट ऑफ वैकेंसी लाती है जो सीए, सीएमए, सीए इंटर, सीएम इंटर क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए और फ्रेशर के लिए मोस्ट ऑफ आती है वैकेंसी। बट बीकॉम एमकॉम के करेक्ट लिए जो वैकेंसी आती है उसमें एक्सपीरियंस मांगता है। तो राइट। अब बीकॉम एमकॉम वाले को क्या करना चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए उनके लिए कि नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट है करने का। तो इसमें क्या होता है ना कि कोई बीकॉम या एमकॉम वाला बंदा है ना, वो 3 साल और 2 साल टोटल 5 साल जो अपना इन्वेस्ट किया डिग्री लेने में, वो 100-150 बच्चों के बीच में, 200 बच्चों के बीच में, 500 बच्चों के बीच में, कभी ऑल इंडिया लेवल पे वो चीजों को देख नहीं पा रहा। और जो माइंड है ना, वो एक सर्किट में बंधा हुआ रहता है। दूरी जो है देखने की वो बहुत सीमित रहती है। बट जब आप ये सीएमए, सीएस, ये सब प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं और एक एक सपोज आप क्लास लेते हैं, कोई ऑफलाइन क्लास ले लिया आपने किसी कोचिंग सेंटर में, तो वहां जब आप जाकर देखते हैं ना कि यार इस कोचिंग सेंटर में सिर्फ मेरे चारों तरफ 750 बच्चे, 1000 बच्चे बैठे हुए, राइट। तो आपको पता चल जाता है कि यार मेरा वो कॉलेज में बीकॉम एमकॉम वाला एफर्ट और यहाँ का एफर्ट में बहुत फर्क आने वाला है। और जब एक क्लासरूम के अंदर आप 700-750 बच्चे देख लेते हो, आप इमेजिन करो कि ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ ये सब एग्जाम देने बैठते हैं, कुछ हजारों में लाखों में लोग बैठते हैं देने के लिए। तो आपका कंपटीशन जो है बढ़ जाता है। जब जैसे ही आपका कंपटीशन बढ़ता है ना, आपका देखने का नजरिया बदल जाता है चीजों को। और फिर क्या है कि टीचर्स जो ऑलरेडी प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, या फिर आप कहीं से क्लास नहीं ले रहे हो, आप यूट्यूब पे रेफर कर रहे हो क्वालिफाइड लोगों को, तो उससे ना क्या है कि आपको एक विजन मिलता है, एक सोचने का तरीका मिलता है।
ऑलरेडी वैसे लोगों से जिन्होंने ये सब कुछ क्लियर किया हुआ है, ये सबसे गुजरे हुए हैं। फॉर और एग्जाम्पल तो हम ये तो लोग भी पर्सनल पढ़ाई फ्रंट करते पे। थे तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग के टीचर थे विवेक सोनी सर थे, इवनिंग बैच हम लोग जाते थे, ऊपर बैठते थे। अरे बॉस, वो लगता था कि डिफरेंट बंदा, लेवल। मोटिवेशन मिलता था कि हमको भी यहाँ पहुंचना है एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इमेजिन करो ना, 700-750 लोग, 1000 लोग, 500 लोग आपके एक क्लास में बैठे हुए, और आप वैसे 4 बैचेस चला रहे हो। तो अ, पढ़ाई का पावर, ये एक्चुअली ये प्रोफेशनल कोर्सेज का पावर वो उतना सा पिक्चर में ही दिख जाता है। राइट। लेकिन इससे भी और बड़ा पिक्चर है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, एक सोचने का ना स्ट्रक्चर्ड तरीका आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आप इतने सारे लोगों से बाहर मिलते हो, बात करते हो, नए दोस्त बनाते हो, अच्छा सर्कल बनता है। उसके बाद फिर चीजों को अलग अलग तरीके से समझते हो, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उससे बहुत फर्क आ जाता है। एंड देन जब आपको पता होता है कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करना है, टारगेट सेट करने होते हैं, तो आप डिसिप्लिन में भी आते हो। तो ये कोर्सेज आपको पेशेंस, परसिवियरेंस, डिसिप्लिन क्या नहीं सिखाता, सब चीज सब सिखा कुछ सिखा देता है। देता है। और सीएमए के लिए तो स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे टीचर हुआ करते थे मोहित सर, मोहित अग्रवाल राइट। सर, जो अभी नहीं रहे। तो वो हमेशा कहते थे कि ये डिग्री एक गोल्ड माइन। तो ऐसे ही नहीं कहते थे, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस ले लिया, डिग्री के पहले भी, डिग्री के दौरान भी, और डिग्री के बाद भी। तो तीनों में ना बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। और सीएमएस को पीएसयूज में बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इस बात की गारंटी आप ले लीजिए, किसी भी पीएसयू में जाएंगे तो आपको 60% 70% फाइनेंस में लोग जो मिलेंगे, वो मिलेंगे सीएमए बैकग्राउंड के, और बाकी सब में आप सीए और एमबीए फाइनेंस को इंक्लूड कर लीजिए। तो बीकॉम एमकॉम का प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ कोई जगह नहीं होता है पीएसयूज में। और जिन वैकेंसीज में बीकॉम एमकॉम ये सब ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज होती है, जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, वेरी हाई रिजेक्शन रेट, एंड वेरी लेस सक्सेस रेट, ये 3 प्रॉब्लम तो है ही। और चौथा प्रॉब्लम है कि कैंडिडेट्स को ना खाली भेड़ चाल के तरह सब चल रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। और फिर अगर आप देखते हो कि कुछ वैकेंसीज आ जाती हैं कभी कभी रेगुलेटर्स की, उनमें बैचलर लेवल का कंपटीशन होता है, तो आप उनमें भी देखोगे डोमिनेट वही बच्चे कर रहे हैं जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड। एंट्री लेवल के लिए ओपन कर दिया है सबके लिए कि हाँ भाई ग्रेजुएट हो तो एग्जाम देने बैठ सकते हो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बच्चे सारे के सारे निकाल नहीं रहे हैं। बहुत टफ हो जा रहा है। और फिर आपको प्रोफेशनली अगर आप सीए सीएमए ये सब नहीं किए हो, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए। तो ये है। और उसके बाद में फिर आप सोचो ना कि उसे मैंने अभी अपना जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था वो एनएलसी इंडिया लिमिटेड से किया। तो बाकी कोर्सेज में क्या होता है, आर्टिकलशिप में 2000 5000 10,000 ऐसे मिलते हैं। मैं ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा लेके जा रहा था तो अपने 30,000 भी प्रैक्टिकल दे रहा ट्रेनिंग में। है। मैं एग्जैक्ट फिगर बताना नहीं चाह रहा था। वो तो पब्लिक में है। तो हाँ, पब्लिक में है। तो हमारे टाइम पर अप्रोक्सीमेटली उतना ही था। और उसके बाद में फिर जब आप जॉब मार्केट में उतर रहे हो, तो जॉब मार्केट में आपको मुझे प्लेसमेंट तो नहीं मिला उतना अच्छा, लेकिन फिर भी एक जॉब मिल गई थी। और उसके बाद में फिर मैंने वेरियस एग्जाम्स दिए, सारे के सारे क्रैक किए। और मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने ज्वाइन की, वहां पर आई वाज ओनली सीएमए पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, और कोई सीएमए नहीं था। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आया तो वहां पर खाली फाइनेंस में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पीपल वर सीएमएस। राइट। मोस्ट ऑफ पीएसयू का जो डीएफ है वो सीएम ही है। सीएमए एकदम करेक्ट बात है। इवन मैं अभी जहाँ वर्क काम कर रहा हूँ, वहां पर हमारे जो डीसीपी हैं, तो बेसिकली डायरेक्टर कॉर्पोरेट प्लानिंग, ही इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। और तो आप समझ लीजिए कि डिपार्टमेंटल हेड से लेकर कंपनी हेड्स तक ऑलमोस्ट हर पोजीशन पर कहीं ना कहीं सीएमएस डोमिनेट कर रहे हैं, बैठे हुए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। सर यही समराइज आता है कि आप जो बीकॉम एमकॉम कर रखे हैं, यू हैव टू फोकस ऑन प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं भी जाते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा लेवल पर आप लाइफ में पहुंच सकते हैं।
डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हाँ। प्रोफेशनली डिग्रीज को परस्यू करें और उसको कंप्लीट करने का कोशिश करें, सक्सेस हम्म। लें। और जो एंट्री होता है ना जॉब मार्केट में, जिसको जॉब में जाना है, जैसे हम हम्म। लोगों का है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है तो जॉब में जाना ही है। तो हम्म। एंट्री लेवल पे ना आपको एक बीकॉम होकर जितना स्ट्रगल करना पड़ता है, एक सीएमए होकर उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, कम स्ट्रगल करना पड़ता है और अपॉर्चुनिटी ज्यादा खुल जाती है। हम्म। तो ये हाँ। हुआ बीकॉम के बारे में, और एमकॉम के बारे में इन लोगों ने अपना सीएमए जर्नी भी बता दी है। अब मैं इससे आगे जो कंटिन्यू करूंगा वो, जो अभी तक इन्होंने जो भी पीएसयू लेबोरेटरी बॉडीज में एग्जाम दिए हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और जो भी कंपनी में इनका सिलेक्शन हुआ है वो कैसे, हर एक कंपनी को कैसे अपना प्रिपरेशन को स्ट्रेटजी बनाते थे कि उस कंपनी को कैसे क्रैक किया जाए। वो पार्ट आप लोग के लिए जो सीए में क्वालिफाइड है, जो फ्यूचर सीए में बनने वाले हैं, सीए बनने वाले हैं, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फाइनेंस करियर जाना जाता है ऑल ओवर पीएसयू के बारे में। तो पूरा जर्नी बताएंगे कि कैसे वो क्रैक किए। तो इससे आगे शुरू करते हैं कि आप सबसे पहले बताइए कि आप कितने पीएसयू में एग्जाम दे चुके हैं, कैसे अप्रोच करते थे। फर्स्ट कंपनी से शुरू करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन रही पीएसयूज में, गवर्नमेंट सेक्टर में, उसका नाम है नैपफिड, NABFID, ओके। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने अपना पहला परमानेंट बैच का रिक्रूटमेंट निकाला था 2023 के एंड में, 2023 के एंड में, जब हमारा सीएमए क्वालिफाई हुआ था। तो मैं एलिजिबल था और मैंने फॉर्म भरा। और मैं उस टाइम ऑफ कोर्स सर्च तो कर ही रहा था कि 6-7 महीने एक्सप्लोर करना है। तो मैंने पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखी और मैंने इमीडिएटली फॉर्म भरा। उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये ऑर्गेनाइजेशन एकदम ही नहीं है, इसने कभी भी अपना रिक्रूटमेंट किया ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट इज हैपनिंग। पहली बार में ही जब एग्जाम दिया तो एग्जाम देने के बाद एग्जाम क्रैक हो गया, इंटरव्यू के लिए कॉल आया, इंटरव्यू क्रैक हो गया और ऑफर आ गया, ज्वाइनिंग हो गई। तो ये कैसे हुआ, जनरली इसका जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मैं 2016 से अपने स्कूल डेज से गवर्नमेंट एग्जाम्स देता आ रहा हूँ। तो मेरा बिल्डअप कुछ इसी तरह से था कि 2016 में जब मैंने अपना 11th क्लास का पढ़ाई स्टार्ट किया तो मैंने उसके साथ साथ एनडीए देना शुरू कर दिया था। बहुत लोग अच्छा। जानते होंगे, नेशनल डिफेंस एनडीए। एकेडमी का एग्जाम होता है। तो उससे स्टार्ट किया था मैंने। तो मैं कोई फॉर्मल प्रिपरेशन कभी लेता नहीं था कि कहीं से क्लासेस लगवा ली या कुछ। बट मेरे लिए ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं जनरल पार्ट में किसी भी एग्जाम के, जैसे कॉन्ट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। पजल सॉल्विंग हो गया, ये सब मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुआ करती। तो मैं वो एग्जाम्स के थ्रू इन सबको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया करता था। और उसके बाद से मैंने कई सारे एग्जाम तो दिए बीच बीच में, बट देन क्या हुआ कि फिर सीएमए एंड ऑल ज्वाइन करने के बाद में फिर फुल फ्लेजेड आप यही सब में दिमाग लगाते हो, वो एग्जाम्स एंड ऑल छूट जाते हैं फिर। तो जब ये एग्जाम आया तो ये एकदम ही नया था, इसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं था। बट एट द सेम टाइम मुझे लगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एग्जाम पहली बार आ रहा है, मार्केट में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, और आप थोड़ा सा भी उस पर काम कर लेते हो तो आपको पता होता है कि सक्सेस रेट हाई होने के चांसेस बढ़ जाते राइट। हैं। तो मैंने वही किया, अपने रिसोर्सेज जुगाड़ने शुरू किए, कई सारे जगह से देखना शुरू किया, कुछ सीनियर्स से। बैंकिंग एग्जाम्स में क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम होता है, तो वो कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में समझने की कोशिश की। यूट्यूब, गूगल सब रेफर किया। अभी तो इंटरनेट का जमाना है। तो अपने नोट्स बनाए, सब कुछ किया। उसके बाद प्रैक्टिस करके, पढ़ के, जितना हो सकता था कवर करके उतर गए मैदान में देने के लिए एग्जाम। और एग्जाम देने के लिए उतरे, एग्जाम दे दिया। उसके बाद में फिर अपना दूसरी जगह जॉब भी शुरू कर दी कुछ टाइम के लिए। रिजल्ट आया, पता चला हो गया, और कट ऑफ से कुछ 3-4 नंबर ऊपर आए थे। तो अच्छा। किसी एक एग्जाम के बारे में इसको पता होना, कि किसी को नहीं पता है और उसके पहली बार तैयारी करना, रिसोर्सेज ना होना, उसमें 3-4 नंबर ज्यादा आ गए कट ऑफ से, तो मैं समझता हूँ कि बहुत लकी था मैं, कि भगवान का आशीर्वाद रहा, बड़ों की ब्लेसिंग्स रही कि सब कुछ टाइम से हो गया, प्रॉपरली हुआ। एंड जनरली बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई पहली बार एग्जाम हुआ तो समझ नहीं आया, क्या पूछ रहे थे, नहीं पूछ रहे थे। बट मेरे लिए बहुत रिलेटेबल चीजें थी वो सारी की सारी। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे एग्जाम में जो पूछे गए थे,
तो पीएसयूज में थोड़ा ट्रेंड होता है कि थियोरेटिकल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए, और प्रैक्टिकल सवाल कम पूछे जाते हैं क्योंकि सबको पता है प्रैक्टिकल आप कर लोगे आराम से। तो इसी अप्रोच से फिर क्या हुआ कि पहला एग्जाम नेफिड का निकला, और इंटरव्यू के लिए तो मैं हमेशा से तैयारी कर ही रहा था। जब गेल के लिए मैंने तैयारी की तो ऑफ कोर्स मेरे से पहले बैचेस में जिन लोगों ने सीएमए क्लियर किया और प्लेसमेंट्स में बैठे थे और पीएसयूज में है, उनका मैंने गाइडेंस लिया था, तो मुझे पता था कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। तो उनसे तैयारी वैयारी की सारी एडवाइसेस लेके, अपने बड़ों से पूछकर, और उसके बाद में मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी नेपफिड के लिए। और वहां पर गया तो एक इंसिडेंट आपको बताऊंगा कि क्या होता है कि जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी सीवी जल्दी से मांगते नहीं है। आपने जो फॉर्म भरा होता है उसके बेसिस पर ही वो सारा इंटरव्यू एंड ऑल सब कुछ करते हैं। राइट। तो मैं थोड़ा सा यूनिक सोचा कि हाँ, नेपफिड में मैं जब गया तो मैं अपनी सीवी लेकर गया था, और उसके अंदर में कुछ अपडेट्स थे। तो मैंने वो अपडेट्स डाले, सीवी कलरफुल रखी, और सीवी के अंदर अपना एक फोटो लगाया बड़ा ही स्माइलिंग वाला। अच्छा। सीवी के अंदर ना, एक सीवी कलरफुल होना और उसके अंदर में एक अच्छी फोटो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन मुझे पता चला। मेरा ये मानना है कि करीब 15 से 20% वेटेज मेरे इंटरव्यू में वैसे ही बढ़ गए होंगे, क्योंकि सीवी जब उन्होंने देखी कि एक बंदा है जो सीवी अपडेट करके लेके आया है, बाकी कोई लेकर नहीं आया, प्लस वो कलरफुल है, प्लस उसके अंदर फोटो है, सब कुछ अच्छे से अरेंज किया हुआ है, तो लास्ट में उन लोगों ने, मुझे लगता है कि 10-15%, 15-20% वेटेज मेरा वैसे ही बढ़ा दिया, क्योंकि निकलते टाइम दे टोल्ड मी कि आपने सीवी बहुत अच्छी बना के प्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होता है, कई लोगों के लिए ये सब चीजें काम कर जाती है। देन इंटरव्यू में तो वही नॉर्मल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू होता है तो 5-6 लोगों का पैनल बैठता है। नेफिड के पैनल में 2 एक्सटर्नल इंटरव्यूअर्स भी थे जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, बाकी 4 इंटरनल थे। वही क्वेश्चनिंग सब कुछ शुरू इधर से उधर से, प्रेशर्स था तो ट्रेनिंग के बारे में पूछा गया कि कैसे आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, एनएलसी में क्या काम किया, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, और ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके काम के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में आप क्या जानते हो, ये जरूर पूछते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उस काम से रिलेटेड आप कुछ नॉलेज रखते हो क्या, थियोरेटिकल ही सही। तो ये सब चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर आपको पीएसयूज के इंटरव्यूज क्रैक करने को। पीएसयू क्या, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर आपको क्रैक करने तो इसका बहुत असर पड़ता है। ओके। तो ये तो नेफिड था। तो नाफेड का सैलरी क्या था एंड अलाउंस वगैरह क्या मिलता था और वर्क कल्चर क्या था वहां पे? हाँ, तो अभी क्या है कि नेफिड में जो स्ट्रक्चर था ना, नेफिड बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अलग है। तो इसलिए उसका जो स्ट्रक्चर होता था, ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा ही छोटा स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है, और उसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल प्राइवेट के हिसाब से, कॉर्पोरेट्स के हिसाब से, कि उसमें एक फिक्स्ड पे होगा, एक वेरिएबल पे होगा, इस तरह से रहता था। और उसके साथ में क्या है कि अभी उसमें क्या पर्क्स, बेनिफिट्स, अलाउंस होते हैं, तो आपके जो ऑफर लेटर में या एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा हुआ है आपको वही मिलेगा। उनका एक स्ट्रक्चर डिफाइंड है कि सैलरी का ब्रेकअप कैसे कैसे होगा, उसी हिसाब से मिलेगा, और उसको छोड़कर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमारे टाइम पर नहीं हुआ करते। तो अभी इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि वहां पर अभी क्या स्ट्रक्चर है, तो इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट हमारे टाइम पर वैकेंसी में 14.83 लिखा हुआ रहता था आपकी सैलरी, और ये 14.83 फिक्स्ड हुआ करता था, और उसके ऊपर 20% का वेरिएबल था ज्वाइनिंग पे, एनालिस्ट लेवल पे। तो वही स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से अभी भी होगा, और अगर कुछ अपडेट्स है तो मेरे क्या था वहां पे? एनालिस्ट लेंडिंग एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस। जो वैकेंसी में आता है तो लिखा हुआ रहता है एनालिस्ट लेंडिंग ऑपरेशंस। ओके। बिजनेस वाला काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और प्रोजेक्ट फाइनेंस में लोन सैंक्शन होता है। तो आपने वहाँ कितना महीना काम किए हैं, उसके बाद हुडको का वैकेंसी फिलअप की? अप्रोक्सीमेटली 11 मंथ्स मैंने वहाँ काम किया, और वहाँ पर काम करते करते ही मैंने हटको का फॉर्म फिलअप किया था, और भी फॉर्म्स फिलअप किए थे।
उस पे अपन बताएंगे बाद में। हम्म, बट हडको का उसी टाइम पे वो वहाँ पे काम करते करते ही मैंने फिल किया था, एंड उसका एग्जाम बस निकल गया, इंटरव्यू हो गया, और हम्म, फाइनली मैंने फिर हडको ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। तो जब आप वहां से छोड़कर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने का सोच रहे हो, तो आपको बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है। तो वो सब किया गया और अल्टीमेटली समझ में आया कि हडको विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर मी, तो मैंने स्विच कर लिया 1 साल के बाद। ओके। तो जो जी। हटको की वैकेंसी आई तो उस टाइम आपको पता हम्म। चला, फॉर्म फिलअप किया एंड एग्जाम का प्रिपरेशन में हम्म। लग गए। उस टाइम आप जॉब भी कर जी। रहे थे, तो कभी जी। आपको एक फील आया कि हम जॉब के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारे मेरे को मैसेज आता है कि सर राइट नाउ आई एम वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, मैं पीएसयू में जाना चाहते हैं तो बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है जॉब उसके लिए प्रिपरेशन करने का। तो आपसे हम्म। अच्छा कौन बता सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे, आप दूसरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ना कि आप इंटरव्यू के थ्रू गए, पहले आप सीबीटी क्रैक किए उसके बाद इंटरव्यू क्रैक किए, तो कैसे टाइम बिल्कुल। मैनेज कर किए, वो सारा प्रोसेस बताइए और लोग कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं। जी। तो अभी क्या है कि पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि नेपफिड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, बट दैट इज ओनली ऑन पेपर। ओके। प्योरली प्राइवेट कल्चर फॉलो होता था। हम्म। आपको काम करना है तो काम के लिए चाहे जितना भी टाइम देना पड़े देना पड़ेगा। ओके। कुछ भी इश्यूज हो आपको टैकल करने होंगे। हम्म। बट काम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज, उसके क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था। तो अगर आप पूछेंगे कि भाई आपका वर्क टाइमिंग क्या था वहाँ, तो ऑन पेपर तो सब जगह पर ही 9 से 5, 5:30, 6 बजे तक का टाइम होता है। बट हम्म। वहां पर ये एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत हाई हो जाती थी, क्योंकि ओके। काम तो सबको करना है, आपको काम करने के हम्म। पैसे मिलते हैं। तो वहां पर हमने हम्म। बहुत डेडिकेटेडली वहां पर काम किया है, और उसके बाद में भी हम टाइम निकाल कर 1 1.5 घंटा 2 घंटा निकाल कर अपनी पढ़ाई कर लिया करते थे। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, कोई एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको कितना टाइम निकालना है या आप कर पाइएगा या नहीं। अगर आपको करना है आप ठीक कर लेंगे, बहुत इफेक्टिवली मैनेज भी कर लेंगे। और बाकी तो मुझे ऐसा फील होता है कि बाकी ऑल आर एक्सक्यूजेस, कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। 1 घंटा कम सोइए, अगर आपको आप डेडिकेटेड है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो 1 घंटा कम सोकर 1 घंटा तैयारी को दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जॉब के साथ में जितना टाइम निकाल पाना पॉसिबल है आप उतना ही निकाल पाएंगे, पूरा दिन तो नहीं दे पाएंगे। और आई नो कि आई हैव बीन देयर एंड डन दैट कि जॉब के साथ में जो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं उनके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज होते हैं, और अल्टीमेटली आपका जो गोल होता है वो अचीव हो जाता तो है। अभी हुडको का वैकेंसी आया हुआ है ट्रेनिंग ऑफिसर और भी हाई हाँ। लेवल पोस्ट के लिए। सिर्फ ट्रेनिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए सीबीटी होगा एंड इंटरव्यू होगा। सीबीटी का वेटेज 80% रहेगा बिल्कुल। और इंटरव्यू का वेटेज 20% रहेगा। 20%। तो हम लोग इसी हाँ। के बारे में बात करने वाले हैं। सीबीटी को पहले बात करेंगे कि आप क्या अप्रोच आप रखे प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि हुडको ने सिलेबस भी हम्म। दे दिए थे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल का। हम्म। उसके बाद आप इंटरव्यू हाँ। का कैसे आप प्रिपरेशन किए। तो सबसे पहले आप सीबीटी बताइएगा कैसे आपका अप्रोच रहा था सीबीटी के लिए, क्योंकि अभी जो जी। वैकेंसी आया तो हुआ है, जो लोग सीबीटी में, फॉर्म फिलअप किए हैं उनको भी काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है वीडियो से। ठीक है, तो सीबीटी के बारे में बात करते हैं। तो जैसा आपको पता है सीबीटी में 2 पोर्शन रहेंगे। एक आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा जो हार्डकोर सीए सीएमए वाले सिलेबस से आने वाला है, और एक आपका जो पोर्शन रहेगा वो जनरल पोर्शन रहेगा। वहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम का जो फ्लैगशिप पैटर्न होता है, क्वांट्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो टेक्निकल पोर्शन है, आप चाहे सीए हो चाहे सीएमए हो, आपको एक दूसरे का पढ़ना होगा। तो हार्डको का एग्जाम जब मैं देने वाला था, तो मैंने अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये एनालिसिस करने की कोशिश की कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आप भी एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी फाइनेंस करियर से आप क्वेश्चन पेपर सारे लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पीएसयूज में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबको पता है कि पीएसयू एग्जाम में इंडेस का नाम और नंबर पूछा जाता है, एएस का नाम और नंबर पूछा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी सेम है। उसके सेम। बाद कॉस्ट ऑडिट रूल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईसीडीएस के लिए भी बजट में सेम है। रिसेंट अमेंडमेंट्स, आईसीडीएस के लिए सेम है। और उसके बाद फिर जीएसटी से बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका कैपिटल बजटिंग पे बहुत फोकस किया जाता है। राइट। लॉ से बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस क्वेश्चन पूछते हैं, और वो भी जो लॉ होता है वो हमारा जो सीएमए इंटरमीडिएट में फैक्ट्री लॉ होता है और कंपनीज लॉ का थोड़ा सा पार्ट है, जो बहुत फेमस पार्ट है, जैसे सीएसआर हो गया, डिविडेंड हो डिविडेंड। गया, एनुअल स्टेटमेंट हो गया, ये सब चीजों ऑडिट। से क्वेश्चंस पूछे ऑडिट, जाते हैं। कंपनी ऑडिट हो जाती है, ऑडिट, सेक्शन वगैरह पूछ देते हैं। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गए, फॉर्मूलाज से तो कम ही क्वेश्चंस आते हैं, सम्स कम ही आएंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। एक और है तो एफएम में, अ, रेशियो एनालिसिस वगैरह से फॉर्मूला वगैरह पूछ देते हैं क्या, हाँ, वहां से कॉस्ट ऑफ बिल्कुल कैपिटल बिल्कुल। से भी पूछते हैं। ये सब चैप्टर है जो पूछते ही हैं मोस्ट ऑफ हाँ, तो पीएसयू ये में। एक आइडेंटिफाइड पैटर्न है कि मोस्ट ऑफ द पीएसयूज में इससे क्वेश्चंस आने ही है। तो आप उसको अगर क्रैक कर पाते हैं, वो टॉपिक्स को कवर कर पाते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि टेक्निकल पोर्शन में आपको, आप अगर सीएमए, आपको पता है सीएमए का पढ़ाई भी करना और थोड़ा बहुत सीए वाला भी देखना होगा, तो सीए हम्म। वाला भी वैसे ही सोचता है कि मेरे को सीएमए का भी थोड़ा बहुत देखना होगा, तो टेक्निकल पे तो सब बराबर है। राइट। जैसे हडको में 90 मार्क्स का टेक्निकल पोर्शन है, आगे 60 मार्क्स का आपका जनरल पोर्शन है, तो 90 में ना 80 सब। 80 मार्क्स का टेक्निकल है एंड रिमेनिंग जो 60 मार्क्स का है जो नॉन टेक्निकल है। 15-15 करके है इस हाँ, बार का पैटर्न है। तो ये जो पैटर्न जो है उसमें आपको पता है कि टेक्निकल पोर्शन में ना सबका स्कोर बड़ा एवरेज लेवल पे होता है, हम्म। कि सबको पता है कि हाँ सबने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो इस लेवल पे, इस रेंज पे सबके मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन डिसाइडर होता है वो जनरल पोर्शन। राइट। तो जनरल पोर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी अगर नहीं किया है कभी भी जनरल पोर्शन को टच, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आप क्लासेस लगवाओ। अगर आपको कंसाइज रिसोर्सेस चाहिए, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग वो जनरल पोर्शन की तुरंत चाहिए कम एफर्ट में, तो आपको कहीं से रेफर करने पड़ेंगे, किसी के गाइडेंस में पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो आप लगवा लो। और जो जनरल पोर्शन है वहां पर बड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन इंश्योरेंस के एग्जाम में आते हैं और बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं, वो भी एसबीआई। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट यहाँ मारोगे, तो शायद आपका ना जनरल पोर्शन बड़े ही आराम से निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्लासेस लगवाओ, और डेली प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जनरल क्या करता पोर्शन था, में, मेरे को जब इस, ओके, जनरल पोर्शन में रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मेरा मानना है कि अब क्लास में नहीं लेते हैं, तो यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि उसको हाँ थ्रू हाँ, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। अब जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज है कि यूट्यूब पे जितना कंटेंट भी अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर लो। और वैसे भी हटको के एग्जाम में तो पूरा सिलेबस डिफाइंड रहता है, उसके राइट। बाहर से कुछ भी नहीं आना। तो एक एक टॉपिक पर भी अगर आप पकड़ के सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो आपको 15-15, 20-20 मिनट के भी शायद मैक्सिमम वीडियोस मिल जाए, तो मोर देन सफिशिएंट होंगे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझने के लिए, जनरल के लिए। और उसका सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा कोई भी पीएसयू का एग्जाम देने के पहले मॉक टेस्ट लगवाता था, कहीं से भी हो पाए, कैसे भी हो पाए। और कुछ नहीं हो तो पास्ट के पेपर कहीं से मिल जाए, डाउनलोड करके खुद ही बैठ के सॉल्व करने लगता था। और उसके बाद में फिर उसको जीपीटी पे डालकर या फिर एआई का हेल्प करके उसको एनालाइज कर लिया करता था कि कितने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ। तो उसमें क्या था कि मेरे को पता रहता था कि मेरा एवरेज स्कोर ये है, और इस तरह से स्क्रीन आने वाली है सामने एग्जाम में, ऐसे आंसर सिलेक्ट करना है, ऐसे सबमिट करना है, सब क्लियर हो जाता। तो ये काम मैं बहुत करता था। तो पीएसयू के एग्जाम्स के पहले शायद मैंने हडको के एग्जाम के पहले कोई 10-15 मॉक दे दिए होंगे। तो बड़ा ही नॉर्मल सा ये था। और जब हम सीएमए एंड ऑल के लिए इतने मॉक टेस्ट लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, सीए सीएमए कुछ भी एग्जाम है उसके लिए, तो फिर ये तो जॉब का है एग्जाम, तो इसके लिए तो अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा। तो ये था जनरल पोर्शन के लिए। एंड उसके बाद में टेक्निकल के लिए तो बता ही दिया, एकदम बेसिक एक ट्रेंड है। जनरल पोर्शन में आप जीके जीएस कैसे करते थे? रीजनिंग मैथ तो लोग कर लेते हैं, हाँ, इंग्लिश भी मैनेजेबल रहता है, करेक्ट। 15 में लोग 12-13 इजीली स्कोर कर लेंगे, इजीली इजी हम्म, आता है। बट जीके हम्म, जीएस का सिलेबस तो पूरा वास्ट है। हाँ। तो अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे जीके और जीएस में, ये बात तो सही है कि ये दरिया है। हाँ। करंट अफेयर्स आप कितना ही पढ़ लीजिए कम ही पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप ये सब प्रिपरेशन में घुसोगे ना, तो आपको पता चल जाता है, कुछ आइडेंटिफाइड सोर्सेज बन जाते हैं आपके पास में, कि अच्छा, अगर कोई फाइनेंस या बैंकिंग का एग्जाम है, तो वहां पर सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड ही मैक्सिमम अवेयरनेस और जीके का क्वेश्चन पूछा जाए।
कोई 2-4 क्वेश्चन ऐसा निकल जाएगा जो स्टैटिक होगा। ये मान के चलिए कि अगर 15 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं तो उसमें से 2-4 तो आप कितने ही बिना पढ़े हुए गए हो जीके आपको पता होंगे, और बाकी जो होंगे उसके लिए एफर्ट्स लगाने हैं तो मैं अपने रिसोर्सेज जुगाड़ कर लेता था। मैंने 2-4 जगह से थोड़ा सा रिसर्च किया कि कहाँ कहाँ से कंटेंट मिल सकता है जीके एंड ऑल के लिए, वहां से अपने रिसोर्सेज डाउनलोड कर लिए और उनको 2-3 बार पढ़ लिया, ताकि कुछ नहीं हो तो कम से कम जो चीज आपके नजर के सामने से एक बार निकली हुई है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद तो आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ देखा हुआ है। और बाकी तो जीके पोर्शन इज अ गैम्बल, वहाँ पे कहीं से भी कुछ भी होता है तो आप सब कुछ तो कवर कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब कुछ कवर करने का कोई तरीका है जीके में, बट आप जितना कवर कर पाए बैंकिंग एंड स्पेसिफिकली हडको के लिए, कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जितना भी जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो आप उसको फॉलो करेंगे काम हो जाएगा। कुछ नहीं हो तो कम से कम इन शॉर्ट्स करके ऐप है, आप उसी को देख लो, 60 मिनट्स में वो न्यूज कंसाइज कर देते हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज पढ़ो और उसको जानो, बैंकिंग में क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो ये आप सीबीटी के बाद, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में किस टाइप का आपका एक्सपीरियंस रहा, किस टाइप का लोग क्वेश्चन पूछे, वो थोड़ा बताइएगा। तो इंटरव्यू तो मैंने सबसे कोई गजब इंटरव्यू आज तक फेस किया तो वर्डगो का ही फेस किया। 10 लोगों का पैनल था। 10 लोग का? 10 लोगों हाँ, 10 लोगों का पैनल था। अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस, डायरेक्टर फाइनेंस वाज द हेड ऑफ द पैनल। वो खुद बैठे थे फाइनेंस के इंटरव्यूज में। और उसके बाद में सारे डिपार्टमेंट से ऑलमोस्ट कोई ना कोई था, बीट एचआर, बीट मेन बिजनेस जो ऑपरेशंस का पार्ट होता है, एंड बीट फ्रॉम फाइनेंस एंड अकाउंट्स, कोई भी डिपार्टमेंट छोटा नहीं था। और कुछ एक्सटर्नल कैंडिडेट्स मैंडेटरी होते हैं पीएसयू इंटरव्यू में, जो एक बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से हायर किए बुलाए जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, तो वो कैंडिडेट्स थे, इंटरव्यूअर्स थे। उन लोगों ने बैठकर जब क्वेश्चनिंग शुरू की तो पूरा का पूरा क्वेश्चनिंग मेरे सीवी से, मेरे पिछले 1 साल के नैपफिड के वर्क एक्सपीरियंस से, एनएलसी के वर्क एक्सपीरियंस से, एंड वाई हडको, राइट, इस पर सब कुछ रिवॉल्व कर रहा था कि आप क्यों हडको आना चाहते हैं और आपने पिछले 1 साल में क्या सीखा है। उसका एक्चुअल टेस्ट लिया गया। और एनएलसी में जो मेरी ट्रेनिंग थी और मेरा जो एकेडमिक लाइफ रहा है उसके बारे में डिटेल्ड क्वेश्चंस, 25-30 मिनट का एकदम ग्रिलिंग इंटरव्यू। हाँ, बट ये है कि इट वाज बिकॉज मेरे पास में मेरे सीवी पर 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस दिख रहा था। तो आपके पास में अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं है एज अ फ्रेशर, आप सीएमए क्वालिफाई करने के बाद में इमीडिएटली भर रहे हैं और आपको इंटरव्यू का कॉल आ जा रहा है, तो आपके लिए आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, उस पर डिटेल्ड क्वेश्चंस होंगे, और पढ़ाई से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस होंगे कि सपोज आपसे पूछ लिया मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में आप क्या जानते हो, या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इम्प्लीमेंट करना है भी तो आप कैसे कर पाओगे। और हाँ, कोई भी फाइनेंस का इंटरव्यू होता है, जैसे एनबीएफसी है हडको, तो एनबीएफसी में जब आप आते हो तो उस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एनबीएफसी का रेगुलेटर कौन है, और एनबीएफसी के लिए जो रेगुलेशंस है उससे डिटेल्स पूछी जाएंगी। जैसे मुझसे पूछी गई थी कि एनबीएफसी और नैफेड एक एआईएफआई, तो इन दोनों के लिए ना आरबीआई रेगुलेटर है और आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन निकाल रखे। तो अब मास्टर डायरेक्शन प्रोविजनिंग का नॉर्म्स क्या है, उसके बाद फिर आप कब इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपका क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म्स क्या है, तो ये सब चीजें। हाँ, ये सब एनबीएफसी में पूछा है। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है एनबीएफसी में, एडा में, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में। तो वहां पे भी मेरे को एनबीएफसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि एनबीएफसी का एग्जांपल बताओ कि कौन सा अदर एनबीएफसी इंडिया में कंपनी है, एनबीएफसी क्या होता है। ये सबसे क्वेश्चन एज ए फ्रेशर पूछा गया था मेरे से। हाँ, तो आप इस पे ना परफॉर्म कर जाते हो अगर, तो आपको उनको एक बेसिक लेवल का ना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है इंटरव्यूअर्स को कि हाँ भाई ये बंदा थोड़ा बहुत जानता है, फ्रेशर है, और इसको हम रख सकते हैं अपने यहाँ पर, हायर कर सकते हैं, और बाकी काम तो हम ट्रेन करवा के सिखाई देंगे।
तो इसी एक्सपेक्टेशन और माइंडसेट के साथ आपको भी तैयारी करना है। तो ये जो और हटको का जो होता है उसमें 80% सीबीटी है, 20% इंटरव्यू। हाँ तो मेरा मानना जी, है कि जिनका जो सीबीटी में स्कोर हाई रहता है उनका ज्यादा सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इंटरव्यू कितना भी अच्छा जाए। आपको इस पे क्या बिल्कुल। करना है? तो हाँ, तो अभी क्या है कि जैसे 80% पे अगर आप अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं 80% वेटेज के लिए, तो आपके चांसेस हाई तो हो ही जाते हैं। बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही आराम से आपके लिए इंटरव्यू निकल जाएगा, क्योंकि आजकल क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा भी ट्रेंड मैंने देख लिया है। आई एम नॉट ओके। टॉकिंग अबाउट हडको स्पेसिफिकली, लेकिन मैंने दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में अपने फ्रेंड से भी बात किया तो जनरल परसेप्शन ये बन गया है कि अगर आप एज अ कैंडिडेट उनको समझ में नहीं आए तो इंटरव्यू आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो ओके। किसी भी जगह पर सिलेक्शन के लिए बेर मिनिमम क्राइटेरिया इसकी आप इंटरव्यू और सीबीटी दोनों को ना अलग अलग से क्वालिफाई तो कर लें। राइट। तो एक ये रहता है, बट हाँ यहाँ पर जैसे क्या है कि कंबाइंड स्कोर निकलेगा, तो कंबाइंड स्कोर में भाई अगर आपने 80% में अच्छा स्कोर कर लिया है और आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं जाता, बाकी कैंडिडेट से आपको थोड़े कम नंबर मिलते हैं अगर इंटरव्यू में, तो डेफिनेटली आपको वो सीबीटी का जो असर है वो दिखेगा कि अच्छा स्कोर मिलने पर आपको ऑफर मिल जाए। बट एट द सेम टाइम कोई भी कैंडिडेट ये नहीं सोचे कि सीबीटी अच्छा है तो इंटरव्यू लीनियंटली दिया जाए। नहीं, इंटरव्यू भी तो अच्छा जाना, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो करती है मोस्ट ऑफ पीएसयू। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो यहाँ पर क्या अलाउंस वगैरह है? कितना आपका पीआरपी वगैरह क्या होता है यहाँ पर? प्रमोशन लेवल क्या है? वो थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि लोग इस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मोटिवेट होगा कितना ईयर में प्रमोशन होता है, कितना मेरे को सैलरी बनेगा, अप्रॉक्स कितना सैलरी बनेगा, वो सारा चीज आप बता सकते हैं। हाँ, तो अभी जैसे नोटिफिकेशन में आपने ट्रेनी ऑफिसर के लिए तो देखा ही होगा, फाइनेंस में अप्रोक्सीमेटली 14.19 का सीटीसी बता रहे हैं। तो अपन हम्म। ब्रेकअप थोड़ा समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है। बेसिक पे है, फिर डीए है, डियरनेस अलाउंस, अपना एचआरए है, और कैफेटेरिया अलाउंस है। तो डीए जो होता है वो अभी 49% पे चल रहा है, और ये क्या हर क्वार्टरली अनाउंस किया जाता है, कम बेसी होता रहता है। तो राइट। बेसिक प्लस डीए, एचआरए अभी जो सिटीज हैं अपनी टीयर 1 सिटीज हैं, तो उसके अंदर में 27% का एचआरए चल रहा है। और जैसे ही डीए 49 अभी चल रहा है, तो डीए 50 के आसपास पहुंचता है तो एचआरए भी रिवाइज हो जाता है। राइट। और उसके बाद में फिर आपका कैफेटेरिया अलाउंस होता है, वो 35% स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है हर पीएसयू में, 35%, तो वैसा ही चल रहा है यहाँ पे। तो बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस कैफेटेरिया सब मिलाकर जनरल जो एक ट्रेंड बताया जाता है कि इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, सबको ये जानने का जिज्ञासा रहता है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि किसी भी पीएसयू में अगर आपको ये जानना हो तो उसका यही तरीका है कि आप बेसिक जो है आपकी सैलरी में, जैसे अभी आप टीओ एज अ टीओ फाइनेंस ज्वाइन करेंगे सीएमए, तो आपको क्या होगा कि E1 लेवल पे ज्वाइन करवाया जाएगा और आपका बेसिक होगा 40,000। तो राइट। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आपको इन हैंड आने वाला है। तो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ये बोलता है, क्राइटेरिया ये बोलता है बेसिक का डबल से कुछ कम पैसा आपके हाथ में आए हर महीने। तो अगर आपका बेसिक कहीं पर भी 40 है, तो 40 का डबल हो गया 80। तो आप उससे कुछ कम मान के चलिए, मतलब 75 से 80 के रेंज में सपोज आपके हाथ में इन हैंड सैलरी आ जाएगी अगर E1 पे आप ज्वाइन कर रहे हैं। वही अगर 50,000 का बेसिक है तो उसका डबल और उससे कुछ कम कर लीजिए। तो वैसा तो ही ट्रेंड आप यहाँ पर मान सकते हैं। अलाउंसेस में क्या क्या मिलते हैं आप लोग को? क्योंकि पीएसयू जाना तो जाता है इसमें क्या अलाउंसेस के होता लिए है, ही। हाँ, तो इसमें कुछ मंथली अलाउंसेज है, कुछ ईयरली अलाउंसेज है, कुछ 2 ईयरली है और कुछ 5 ईयरली है। ओके। तो अभी उसके बारे में ये है कि जैसे मंथली में आपको आपका फोन का बिल हो गया, उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सॉरी, वाईफाई का बिल हो गया। एंड उसके बाद में ऑफ कोर्स ईयरली में आप बात करेंगे तो ईयरली में आपका ब्रीफ केस अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है। और उसके बाद व्हेन यू कम टू 2 ईयरली, तो उसमें आपको लैपटॉप का अलाउंस है, टू मोबाइल ईयर का पर ही अलाउंस लैपटॉप है। मिल जाती है? जी जी, बाकी बढ़िया पीएसयूज है। में 3 ईयर्स है शायद। राइट, वही तो पूछ रहा हूँ। नॉर्मली फोन तो मिलती है मोस्ट ऑफ पीएसयू में,
साल, हाँ हर ईयर भी मिलती है, 2 साल पर भी मिलती है, बट लैपटॉप हाँ तो 3 साल ही ट्रेंड देखा गया है। हाँ। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे 2 साल है। और उसके बाद में मोबाइल का भी आप खरीदते हैं तो उसके लिए भी कुछ अलाउंस है, सबका लिमिट सेट किया हुआ है वो ग्रेड वाइज। डिजिग्नेशन E1 पे बेसिस के अलग बेस है, पर E2 रहता पे है। अलग है। हाँ, डेजिग्नेशन के बेसिस पे है। तो उसका भी अलाउंस आपको मिल जाएगा। फिर आपको अगर कुछ एक्सेसरीज खरीदनी है, हम्म। अपने घर पे कोई सेटअप करना है वर्क फ्रॉम होम का, तो उसके लिए एक्सेसरीज का अलाउंस है 2 साल में। उसके बाद में आपको ब्रीफ केस अलाउंस मिलेगा 2 साल में एक बार। देन थोड़ा लंबा और चले जाए 5 साल में, तो 5 साल में आपको फर्नीचर अलाउंस है। हाँ, एंड ऑफ कोर्स हर साल के लिए ये एनुअल अलाउंसेस मैं बताना भूल गया कि हडको फोकसेस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। या तो हेल्थ के लिए आप जिम जाएं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, उसके लिए भी हडको हैज अ सर्टेन अमाउंट फिक्स, जो आपको हर साल एनुअली मिल जाएगा एज अ वाह, सब्सक्रिप्शन अमाउंट टुवर्ड्स योर हेल्थ, टू ये वर्क तो फॉर योर फर्स्ट हेल्थ। बार ये तो फर्स्ट बार सुन रहा हूँ। ऐसे तो है कि पीएसयू मेडिकल अलाउंस वो देती है, अनलिमिटेड देती है, अनलिमिटेड डिपेंडेंट का। बट ये हाँ हेल्थ के लिए तो फर्स्ट बार सुन रहा हूँ कोई पीएसयू में। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि इतना अच्छा यहाँ पर स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है। और मेडिकल के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता दूं कि मेडिकल तो आई हैव रिसर्च्ड अबाउट सो मेनी पीएसयूज। इंडस्ट्री में कितने सारे महारत्ना देख लिए, मिनी रत्ना देख लिए, नवरत्ना देख लिए, इनसे बेटर पॉलिसी मैंने किसी की भी नहीं देखी। ओके। मेडिकल, ये जो आपको जिम एंड ऑल का बताया, ये मेडिकल के एडिशन में है। और हम्म। मेडिकल तो आप मतलब व्हेन यू ज्वाइन तो आपको पता चलेगा कि मेडिकल का पॉलिसी इनका इतना अच्छा है कि यू कांट इवन इमेजिन अबाउट कि इतना कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इतना अच्छा पॉलिसी दे सकती है। ये वेरी सही है। अट्रैक्टिव, वेरी ल्यूक्रेटिव। एंड उसके और बाद में और भी अलाउंस क्या क्या मिलती है? पेडिक्योर भी मिलती है क्या कुछ? और पीआरपी का बात कर लेते हैं कि पीआरपी में हाँ। क्या होता है कि जनरली तो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ना पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में अपना बोनस, तो वो हम्म। इस हिसाब से मिलता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कुछ रेटिंग करता है, हम्म। उनको कुछ टारगेट्स देता है, और टारगेट्स पे आप कितने खरे उतरे हैं उस हिसाब से साल के अंत में रेटिंग की जाती है। तो जब रेटिंग होती है तो रेटिंग के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, ये फाइनलाइज होता है कि कितना पीआरपी बन रहा है। तो लेवल वाइज अलग अलग होता है। तो क्या होता है कि जनरली 30 से 40% ऑफ योर बेसिक, बेसिक। एनुअल बेसिक। हम्म। तो ये रेंज में आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पीआरपी रहता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज परफॉर्मेंस। हम्म। एंड ऑफ कोर्स पर्क्स में लीज का बात कर लेते हैं। हम्म। अच्छा लुक्रेटिव लीज पॉलिसी। हार्डको के अंदर में अपना एचआरए तो है ही, और एचआरए हम्म। के इन लियो ऑफ एचआरए अगर आप लीज फैसिलिटी अवेल करना चाहे, लीज फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। तो उसका भी कुछ डिफाइंड क्राइटेरिया है, हर लेवल पे लिमिट्स फिक्स्ड है। तो वो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे बताए जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर जिस जिनके पास बाइक होगा, पेट्रोल का भी अलाउंस मिलता होगा ना? नहीं, पेट्रोल के लिए करंटली तो अभी कुछ ऐसा नहीं है व्हीकल के लिए। बट ऑफ कोर्स कुछ फैसिलिटीज है जो आप लोन एंड ऑल ये सब ले सकते हैं, हम्म। चाहे वो HBA हो, चाहे वो हम्म। व्हीकल से रिलेटेड हो, और भी कई सारी चीजें हैं वो डिटेल में बताई जाती हैं व्हेन यू ओवरऑल जॉइन एज अ टीओ। काफी अच्छा पेस अलाउंस वगैरह है, अलावा पेस के बिल्कुल बिल्कुल काफी अच्छा। बिल्कुल सुन के भी अच्छा लगा। सबसे मेरे को मोटिवेट किया वो जो आपने बोले, हेल्थ के लिए अलग से दिया हाँ जाता है अलाउंस। वो कोई भी पीएस में अभी तक मेरे को जितना देखा उतना नहीं दिखा है कि अलग से दिया जाता है। ये काफी अच्छा बिल्कुल है। बिल्कुल, ये चीज यहाँ पर है। तो ये सारा चीज हो गया, अलाउंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। तो आप बताइए कि इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ मोस्टली होती है? क्या है कि हडको का हेड ऑफिस तो दिल्ली में है, बट ऑल ओवर इंडिया इसका 20 रीजनल ऑफिस है और 11 डेवलपमेंट ऑफिस है। ओके। पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है, लेकिन जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं वो कैपिटल सिटीज में ही है जनरली, ओके। जो रीजनल ऑफिसेज हैं। तो हम्म। आपको कहीं भी पोस्टिंग मिले, आप हमेशा किसी भी स्टेट के कैपिटल में ही रहने वाले हैं।
और दूसरा चीज है कि अगर कोई डेवलपमेंट ऑफिस मिलता है तो डेवलपमेंट ऑफिस भी बहुत ही अच्छे अच्छे लोकेशंस पर ही हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा एक डेवलपमेंट ऑफिस इज इन पौंडीचेरी, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में जो डेवलपमेंट ऑफिस है, अगर आपको वहाँ पोस्टिंग मिलता है तो पुडुचेरी इज अ वेरी गुड प्लेस। तो राइट। ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा कि आपको कहीं पर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह कहीं फेंक दिया उठा के आउटस्कर्ट्स में किसी माइन के अंदर या फिर पहाड़ों के किसी बीच प्लांट में। के अंदर, वैसा नहीं सही है। तो वहां का ऑफिस टाइमिंग क्या है? सैटरडे संडे ऑफ रहता होगा? हाँ डेफिनेटली, लेकिन वर्क कमिटमेंट रहता है तो वो तो अलग ये बात तो है। बोलने की जरूरत ही नहीं है कि वो तो अलग बात है ही। बट द जनरल टाइमिंग इज 9:30 टू 6:30। ओके। जो अभी हाँ हुडको का एंड वैकेंसी आया हुआ है, उसका हाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, उनको क्या बोलना हाँ चाहिए चाहेंगे? आपका क्या एडवाइस रहेगा? देखिए, मेरा तो यही एडवाइस रहेगा, अगर आप वर्किंग नहीं है तो आप फुल टाइम इसका तैयारी में लग जाइए। हम्म। और डेफिनेटली अपना तैयारी में भाई फाइनेंस करियर को तो जरूरी साथ में रखना है और अपना मेहनत करते रहना है। और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जनरल पोर्शन ही गेम चेंजर बनेगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ में प्लीज टाइम निकालिए। अगर आप सही में जेन्युइनली डेडिकेटेड हैं ज्वाइन करने के लिए पीएसयू, तो आप प्लीज अपना टाइम दीजिए, 1 घंटा ही सही, 1.5 घंटा ही सही, आप निकालिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। आप मतलब आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि अगर सही में हो गया। ऑफ कोर्स सबका नहीं होता है, वैकेंसीज लिमिटेड है, बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन अगर हो गया तो लाइफ आपका ना एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। और आप इमेजिन भी नहीं कर पाइएगा कि व्हाट विल बी द हैप्पीनेस ऑफ योर ओन सेल्फ, कि आपने कुछ अचीव किया और आपका फैमिली को कितना खुशी होगा, ये आपका अंदाजा नहीं। पीएसयू मेरे को भी जितना एक्सपीरियंस हुआ है, देखा है लोगों को, इसलिए मेरे को पसंद आता है। पीएसयू आपको हर चीज प्रोवाइड करेगी। आपका सेविंग बिल्कुल। सैलरी जो मिलेगा बच जाएगा, सिर्फ खाने हाँ में ही खर्चा होने वाला है। बट जितना भी आपको चाहिए हर चीज पीएसयू देने के लिए रेडी है, अलाउंस के थ्रू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज तो है कि एक पीएसयू में जो सर्विस आप कर रहे हैं, वो पीएसयू का सर्विस आपको ना बहुत सारा फायदा भी देता है, पर्सनल लेवल पे भी वर्क लाइफ बैलेंस भी देता है, राइट। और साथ में आपको काम भी सिखाता है। गॉन आर दोज डेज जब लोगों को ऐसा बोलते थे कि भाई तुम्हारा सरकारी नौकरी है तो तुम सरकार का जमाई बाबू हो। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं रहा है, कि एकदम एकदम इक्वल नहीं। कम्पिटिटिवनेस है। राइट। सब जगह पर काम है, काम करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, और परफॉर्म करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे हटको में हर 3 साल में प्रमोशन है, और जब आप ज्वाइन करते हैं तो 1 साल के लिए एज अ टीओ जब आप ज्वाइन करते हैं तो 1 साल आपकी ट्रेनिंग का पीरियड चलता है, वो ऑन द जॉब ही है। और उसके बाद 1 साल आपका प्रोबेशन चलता है, और उसके बाद में फिर आप लैडर में आगे बढ़ते हो, प्रोग्रेस आपका होता है। कंक्लूजन आऊंगा। हाँ आपको जो एडवाइस देना है, न कि जो फ्यूचर सीए सीए में है या सीए सीए में जो पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर पीएसयू हम्म, वैकेंसी आते रहती है, हम्म। वो आप क्या देना चाहते हैं कि हर एक बच्चा पीएसयू ज्वाइन कर ले, क्रैक करके? स्ट्रेटजी आपका क्या रहता है? तो स्ट्रेटजी मैंने जैसा बताया आपको कि एक तो सही रिसोर्सेज चुनना, हम्म। डेडिकेटेड अपना तैयारी करना, हम्म। टेक्निकल के साथ साथ अपने जनरल पोर्शन पे बहुत काम करना, हम्म। और कोई भी अपने लिए बैरियर सेट ना करें, ओपन माइंड से तैयारी करें। ये ना सोचें कि अगर एक्स वाई जेड कंपनी का वैकेंसी आया तो सिर्फ वही निकलेगा तो ही मेरा काम होगा। राइट। क्योंकि जब आप निकालने बैठते हैं वैकेंसी, तो हो सकता है शुरू में 1-2 वैकेंसी ना निकले, लेकिन जब निकलनी शुरू होती है तो धड़ल्ले से सारी वैकेंसी निकलती है। फिर चॉइस आपकी होती है आपको कहाँ जाना है। क्योंकि तो लोग ऐसा भी होता है कि स्पेसिफिक कंपनी चूज करके ही फॉर्म फिलअप करते हैं कि इसी में भरेंगे। बट ऐसा नहीं है गलत कि है। आपका हो ही जाएगा। हाँ, तो ये अप्रोच एकदम गलत है। आप एग्जाम सारे दीजिए,
क्लियर कर लिया, ऑफर आ गया, तब सोचेंगे जाना है या नहीं जाना है। लेकिन आप जब भी एग्जाम देते हैं, प्रोसेस का पार्ट बनते हैं, तो एवरी टाइम आप क्लियर करें नहीं करें, एवरी टाइम इज अ लर्निंग। यस। तो अपने तरफ से अपना लर्निंग पे फोकस कीजिए और वो लर्निंग कहीं ना कहीं काम आ ही जाए। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग तैयारी करिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग का ऐसा भी होता है हमको सिर्फ प्राइवेट में ही रहना है, तो मे बी दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। या ऐसा बस वही है कि पीपल शुड वर्क ऑन इट, ट्राई टू गेट इट डन, एंड देन लाइफ विल बी वेरी गुड। या और फ्रेंड बता दूं कि इन्होंने और भी पीएसयू एग्जाम क्रैक किए थे, वो एक बार बता दीजिए कौन कौन से पीएसयू आप क्रैक कर चुके थे, क्योंकि मैं एंडिंग पे आ चुका तो हूँ। एक्चुअली मैं जब हाँ तो एक्चुअली क्या है कि जब मैंने नेफिड दिया था, तो नेफिड के साथ में मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दिया था, वो भी मेरा क्रैक हो गया था। एंड एफ कैट में मैंने लगातार 3 बार एफ कैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, हाँ। अकाउंट्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए लगातार 3 बार क्रैक किया है। एएफएसबी के लिए कभी नहीं गया मैं। और उसके बाद में फिर जब मैं नेफिड में काम करा, तो नेफिड में काम करते करते मैंने हडको का फॉर्म भरा था और उसके साथ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड का फॉर्म भरा था। वो दोनों ही मेरे निकल गए थे। तो अभी तक मतलब ऑनेस्टली सक्सेस रेट मेरा 100% ही रहा है। बट उसके बाद में फिर अभी मैं हडको में आकर कुछ सोच नहीं रहा हूँ, थोड़ा टाइम तक आई वांट टू गेट स्टेबल है। तो इसलिए लेट्स सी, उसके बाद में अभी प्रोस्पेक्ट देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू ऋषभ मेरे चैनल फिनांस करियर पे आने के लिए। फ्रेंड सर एनी टाइम। बताना चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में ऋषभ को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना के लिए मैं कोशिश करूंगा। इनके पास जो एक्सपीरियंस इतना पीएसयू क्रैक किए हैं, वो आप लोग को थ्रू गाइडेंस देते रहेंगे। और इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी वैकेंसी आया हुआ पटको में, जो भी वर्क भी कर रहे हैं ट्रेनिंग ऑफिसर के पोस्ट, तो मेरे को क्वेश्चन भेजिएगा। एक मेरे को क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन हो जाएगा, तो इनके साथ मैं एक सेशन करके इनके से क्वेश्चन पूछूंगा और आपका सॉल्व भी हो जाएगा। और पर्सनल क्वेश्चन भी आप इनसे पूछ सकते हैं। इनका लिंक्डइन फॉलो करिएगा, काफी हेल्पफुल नेचर के आदमी है, आपको 100% हेल्प कर देंगे। कुछ भी डाउट रहेगा तो इनका लिंक्डइन का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू ऋषभ वन सेकेंड मेरे चैनल पर आने के लिए, इतने अच्छे गाइडेंस देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि जो भी आप यहाँ पर बताए हैं, लोग इसको अच्छे से फॉलो करेंगे और वो अपनी लाइफ में भी एक दिन पीएसयू जरूर हासिल करेंगे। थैंक यू सर बिल्कुल वन बिल्कुल, सेकेंड। चलिए। तो फ्रेंड ऐसे ही मेरे को आप क्वेश्चन भेजते रहिए, मैं आने वाले टाइम पर अदर कैंडिडेट के भी साथ जो पीएसयू में अच्छे पीएसयू में वर्क कर रहे हैं, उनके साथ पॉडकास्ट लाऊंगा, उससे आपका हेल्प होगा। कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, कैसा वर्क कल्चर आता है, एवरीथिंग मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है पीएसयू रिलेटेड, मेरे को पर्सनल भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, मेल पर। तो आने वाला पॉडकास्ट में पूछूंगा। तो आज का पॉडकास्ट यहीं रखते हैं। थैंक्स वन ऋषभ मेरे चैनल पर आने के लिए। तो आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।